नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैवल्य एकेडमी पर, जहां हम यूपी पीएससी आरओ और एआरओ के लिए एक टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी ने 2016 का पेपर रद्द कर दिया था, ठीक है, जिसका वो अभी 20 सितंबर को पेपर लेने वाला है, ठीक है। तो अभी इसका नेक्स्ट जो फिर से एग्ज़ाम हो रहा है वो 20 सितंबर को है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपके पेपर में जो है आपको सहायता मिलेगी, ठीक है। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, थाल घाट दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए मुंबई को पुणे से, ऑप्शन बी मुंबई को नासिक से, ऑप्शन सी कोच्चि को चेन्नई से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई को नासिक से, ठीक है। थाल घाट दर्रा, देखिए ये जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट में 4 दर्रे हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा थाल घाट दर्रा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 580 मीटर, और ये जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भोर घाट दर्रा। भोर घाट जो है वो उसकी ऊंचाई कितनी है? 520 मीटर, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा जो है वो उसकी हाइट जो है वो 530 मीटर ऊंची है, और ये किसे जोड़ता है? ये कोयम्बटूर को कोच्चीन से जोड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा सिनकोट दर्रा। ये हो गए हमारे 4 दर्रे। सिनकोट दर्रा जो है वो 280 मीटर ऊंचाई है, और ये त्रिवेंद्रम और मदुरै के बीच में है, ठीक है, यानी त्रिवेंद्रम और मदुरै को जोड़ता है, ठीक है। ये हमारे पश्चिमी घाट के 4 दर्रे हो गए। पश्चिमी घाट आपको पता होगा ये भारत का हिस्सा है, निचले वाला प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम बोलते हैं, और इस साइड का जो एरिया कहलाता है वो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। और ये हमारा पूर्वी घाट है। क्यों? क्योंकि इधर ईस्ट होता है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, और इधर होता है वेस्ट, ठीक है। तो इधर जो पश्चिम की तरफ पड़ता है उसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ये जो 4 दर्रे हैं वो पश्चिम घाट की तरफ हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए मैकाल पहाड़ी, ऑप्शन बी महादेव पहाड़ी, ऑप्शन सी पूर्वी घाट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मैकाल पहाड़ी, ठीक है। अमरकंटक जो है वो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, यानी सर्वोच्च शिखर है उसका, ठीक है। और इसके साथ क्या है? महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल पहाड़ियाँ, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही सतपुड़ा पहाड़ियों की या सतपुड़ा पर्वतमाला की जो है पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये दोनों सतपुड़ा से हैं रिलेटेड, ठीक है, उसकी श्रेणियों में स्थित है, मतलब उसकी श्रेणियाँ हैं। और महादेव की अगर हम सर्वोच्च शिखर देखें तो वो क्या है? महादेव पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ी, धूपगढ़ी, ठीक है। ये महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है, और मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक है, ठीक है, जिसके बारे में हमसे सवाल पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धुआंधार जलप्रपात किस पर स्थित है? हम जानते हैं कि ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ पर है? एमपी के जबलपुर में, ठीक है। अब ये तीनों ही नदियाँ जो है वो किससे निकलती हैं? ये तीनों ही नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। ये वाले अमरकंटक से ही निकलती हैं ये तीनों नदियाँ, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो हमारी नर्मदा नदी है ये अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है, ठीक है। और जो महानदी है, महानदी दक्षिण से, और सोन जो है वो उत्तर से निकलती है, ठीक है। सभी जो है अमरकंटक से निकलती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस पर स्थित है? वो जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात कर रहा है। ऑप्शन ए मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी गंडक नदी परियोजना और ऑप्शन डी कोसी नदी परियोजना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ये जो है झारखंड और
इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। और मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो ये किस पर बना है, ये मयूराक्षी नदी पर बना है। ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल में है। और जबकि गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर बनी है, जिससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, बिहार और नेपाल। ये भी पूछता है कि किस परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हैं, यानी उन्हें लाभ मिल रहा है। ठीक है। तो गंडक नदी परियोजना जो है उससे बिहार और नेपाल जो है वो लाभान्वित राज्य है। और कोसी परियोजना भी जो है कोसी नदी पर ही बनी है, कोसी परियोजना, और इससे भी बिहार और नेपाल राज्य लाभान्वित होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जब नहीं पूछे तो उसे मार्क कर लेना है, क्योंकि कई बार हो जाता है कि जल्दी जल्दी में हम नहीं शब्द को नहीं देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी वंशधारा, ऑप्शन सी पलार और ऑप्शन डी भरतपुझा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतपुझा, जो कि केरल की नदी है। ठीक है। केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। और बाकी जो 3 नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं, स्वर्ण रेखा, वंशधारा और पलार नदियाँ, ये कहाँ गिरती हैं, ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये 3 नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि भरतपुझा कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है। ये भरतपुझा निकलती कहाँ से, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और पेन्नानी नामक स्थान पे जाकर, पेन्नानी, ठीक है, ये भी न है, इसे त्र मत समझिएगा, 2 ठो न है। ठीक है। पेन्नानी नामक स्थान पर अरब सागर में गिर जाती है। तो बाकी 3 जो है वो बंगाल की खाड़ी में, जबकि भरतपुझा जो कि केरल की है वो पेन्नानी नामक स्थान पर अरब सागर में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है, काली मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। हमसे फिर से नहीं वाला पूछ रहा है। ऑप्शन ए काली मिट्टी के संदर्भ में, तो ऑप्शन ए दिया है यह कपास की खेती के लिए विख्यात है। ऑप्शन बी इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। और ऑप्शन डी इसमें जैविक पदार्थ कम होते हैं। तो काली मिट्टी के बारे में हम जानते हैं कि इसमें कपास की खेती की जाती है। ठीक है। तो कपास की खेती के लिए ये विख्यात है। सर्वाधिक अच्छी खेती जो है वो कपास की काली मिट्टी में होती है। तो पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो तो हमारा सही हो गया। दूसरा है इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि काली मिट्टी का रंग ब्लैक कलर का किसके कारण होता है, लौह तत्वों के कारण ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता जो है, जल को धारण करने की, वो काली मिट्टी की ही है। तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया। ठीक है। तो पूछा है हमसे कि कौन सा एक सत्य नहीं है, तो ये वाला जो है वो सत्य नहीं है। और इस नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें जैविक पदार्थ कम होते हैं, तो ये हमारा सही है। ठीक है। तो हमारा आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विटीकल्चर का संबंध है। ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन बी अंगूर की खेती से, ऑप्शन सी फलों की खेती से और ऑप्शन डी फूलों की खेती से। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है। तो बाकियों का देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? इसके लिए एपी कल्चर हो जाता है। मैं सिर्फ शुरू का लिख रही हूँ, बाकी कल्चर तो सब में सेम है। ठीक है। मधुमक्खी के लिए हो जाता है एपी कल्चर। फलों की खेती के लिए क्या होता है? फलों की खेती के लिए हार्टिकल्चर हो जाता है, हार्टिकल्चर। ठीक है। और फूलों की खेती की बात होती है तो क्या होता है? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है। तो एक सीरीज़ में अगर देख ले तो मधुमक्खी पालन का हो जाएगा एपीकल्चर, अंगूर की खेती का हो जाएगा विटीकल्चर जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, फलों की खेती का हो जाएगा हॉर्टिकल्चर और फूलों की खेती का हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है। ऑप्शन ए शारदा नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी त्रिवेणी नहर, ऑप्शन डी सरहिंद नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर है हमारी इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। ये किस पर बना है? ये जो है सतलज और ब्यास नदी,
एस से सतलज हो गया और वी से व्यास, ठीक है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो है हरिके बैराज है एक, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ये वी है, एक्स नहीं है, ठीक है। सतलज और व्यास। और यहाँ पे शारदा नहर की बात करें तो शारदा नहर जो है यूपी की सबसे बड़ी नदी है। यूपी भी आपसे पूछता है इसमें, तो यूपी की सबसे बड़ी नदी जो है वो सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मणिकर्ण, इधर दिया हुआ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी पूगा घाटी लद्दाख में। ऑप्शन सी सूरजखंड उड़ीसा में। और ऑप्शन डी तपोवन उत्तराखंड में, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये जो चारों दिए हुए हैं ये क्या है? ये भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो आप ये भी इनके नाम याद रख लीजिएगा। ये सभी क्या है? भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड हैं, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में ही है, तो ये दोनों सही हो गए। सूरजखंड ओडिशा का नहीं बल्कि झारखंड का है, तो यहाँ पे झारखंड लिख लीजिए, ये सही होगा, ओडिशा गलत होगा। और तपोवन जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरजखंड जो है वो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गारो जनजाति का संबंध है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय, ठीक है। मेघालय कहाँ है? मेघालय जो है ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। ये भारत में जो ये जो है ईस्ट साइड है, इधर साइड में ही 7 सिस्टर्स हैं, उसमें मेघालय भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। और इन तीनों के ही नाम से जो है वहाँ पे जनजातियाँ भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। तो यहाँ पे गारो जनजाति का संबंध किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा मेघालय से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कैल्शियम। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला, ठीक है। हम जानते हैं पृथ्वी को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। तो ये 3 पार्ट हो गए, ठीक है। तो पूछा है भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और कितना पाया जाता है? लगभग 47 आप कह सकते हैं, ठीक है, 46.8%। तो क्या हो गया? लगभग 47%। अगर पूछता कि पूरी पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता तो क्या हो जाता? वो हो जाता लोहा, ठीक है। लेकिन हमसे सिर्फ भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूरा पर्वत निम्न में से कहाँ अवस्थित है, ठीक है। जूरा पर्वत की बात कर रहा है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पे स्थित है जूरा पर्वत? जूरा पर्वत जो है हमारा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, ठीक है। ये किसका उदाहरण? ये फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत या वलन जो भी कह लें, ये जो है जूरा पर्वत इसका उदाहरण है। और वैसे वलन भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो है जो सममित वलन है, जिसके कि वलन की दोनों भुजाएं जो है एक समान ही झुकी होती हैं, ठीक है। तो ये सममित वलन का जो है एक बेस्ट उदाहरण है, यानी बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, कथन 1 दिया हुआ है, संगमरमर एक रूपांतरित शैल है, ठीक है। ये तो सही है कि संगमरमर जो है वो रूपांतरित शैल है, ठीक है। कथन 2 दिया हुआ है कि यह बालुका पत्थर के रूपांतरण से बनती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? हम जानते हैं कि संगमरमर जो है एक रूपांतरित शैल है, ठीक है।
3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक आग्नेय होती है, एक अवसादी होती है और एक रूपांतरित होती है। तो बताया है कि संगमरमर जो है वो रूपांतरित शैल है और ये सही भी है। लेकिन जब संगमरमर जो है किसके रूपांतरण से बनता है, ये बनता है चूना पत्थर के यानी लाइमस्टोन से। तो यहाँ पे बालू का पत्थर दिया हुआ है तो ये जो है ये गलत है, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बालू का पत्थर का भी रूपांतरण होता है और इससे क्या बनता है, इससे जो है क्वार्टजाइट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे हमारा सिर्फ केवल एक कथन सही है कि संगमरमर जो है वो रूपांतरित शैल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संगमरमर जो है वो लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है, इसके रूपांतरित होने से। और बालू का पत्थर के रूपांतरित होने से क्या बनता है, क्वार्टजाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए किलायू हवाई द्वीप, ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली इटली, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी तंजानिया, ऑप्शन डी मोनोलोआ और मौनालोआ और हवाई द्वीप। तो ये क्या है, ये सभी जो है वो ज्वालामुखी हैं, ठीक है, सारे जो है क्या हैं, ज्वालामुखी। अब इनके बारे में दिया हुआ है कि कौन से सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है हमसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, हम जानते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी कहाँ है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, न कि तंजानिया में है, ठीक है, इक्वेडोर में है। तो बाकी 3 क्या है, बाकी 3 यहाँ पे सही है। तो देख लेते हैं हम एक बार फिर से कि लायू कहाँ का है, हवाई द्वीप का है, स्ट्रोम्बोली कहाँ का है, इटली का है, ठीक है, इटली के सिसिली द्वीप में। और कोटोपैक्सी कहाँ का हो गया, इक्वेडोर का हो गया। और मौना लोआ कहाँ का हो गया, हवाई द्वीप का हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एकांकागुआ निम्न में से किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। एकांकागुआ के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए रॉकीज, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी एटलस और ऑप्शन डी आल्प्स, ठीक है, या आल्प्स जो भी बोल दीजिए। तो यहाँ पे एकांकागुआ किसकी ऊंची चोटी है, एकांकागुआ जो है वो एंडीज की, जो कि कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, यानी साउथ अमेरिका में इसकी जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी है। बाकी की अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, रॉकीज़ की जो है वो माउंट एल्बर्ट है, ठीक है, माउंट एल्बर्ट। और एंडीज की तो पता चल गई एकांकागुआ, ठीक है। एटलस की क्या हो जाएगी, एटलस की जेबेल टाउपकाल, ठीक है, लिख दूँ अगर तो क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी जेबेल, ये ल है, ठीक है, जेबेल टाउबकाल, ठीक है। और आल्प्स की क्या है, आल्प्स की है माउंट ब्लैंक, ठीक है। और रॉकीज़ की माउंट अल्बर्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील की बात कर रहा है। ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी बैकाल, ऑप्शन सी टिटिकाका और ऑप्शन डी ओजस डेल सलाडो। तो कौन सी सबसे ऊंची है, कौन सी सबसे गहरी झील है, ये है हमारी बैकाल झील, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सुपीरियर झील क्या है, सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। सुपीरियर झील कहाँ पे, सुपीरियर झील जो है वो यूएसए की है। यूएसए में 5 झील की बात हम करते हैं, तो 5 झील कौन कौन सी हैं, वो हैं ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी और सुपीरियर। ये 5 झीलें हैं यूएसए की। उसमें जो सुपीरियर है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके साथ ही बैकाल झील कहाँ पे है, बैकाल झील हो गई रूस की है, ठीक है, ये सबसे गहरी झील है। और टिटिकाका झील जो हमारा ऑप्शन सी में दिया है, ये कहाँ पे है, ये जो है पेरू और बोलिविया के संगम पे या उनके जो है दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये जो है नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ओजस डेल सलाडो, ये कहाँ, ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंची स्थित झील कौन सी है, ओजस डेल सलाडो। नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसमें एक फैक्ट और जोड़े अगर तो टिटिकाका झील की बात करें तो ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जहाँ से नौका जाई जा सकती है, नाव जो है जाया जा सकता है, नौकागम्य झील है। ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। लेकिन यहाँ पे विश्व की सबसे गहरी झील की बात की गई थी, तो अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक बार फिर से बताती रही हूँ, बैकाल झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छत्रक शिला। ठीक है, मशरूम रॉक का निर्माण होता है। ऑप्शन ए हिमानी से, ऑप्शन बी नदी से, ऑप्शन सी पवन से और ऑप्शन डी भूमिगत जल से। किसकी बात कर रहा है, छत्रक शिला की। तो छत्रक शिला जो है वो किससे बनता है, वो जो है पवन द्वारा निर्मित की जाती है। ठीक है, कहाँ पे ये निर्मित होता है, ये निर्मित होता है मरुस्थली यानी जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, जब कोई मुलायम चट्टान नीचे होती है और उसके ऊपर कठोर चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो जब हवा चलती है तो नीचे वाली जो चट्टान होती है वो कट जाती है। ठीक है, नीचे वाली जो मुलायम चट्टान होती है, तो ऊपर जो कठोर चट्टान बची रहती है वो एक छतरी के समान खड़ी हो जाती है, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे बनी होती है। तो ये जो है छत्रक के रूप में हो जाती है। तो ये पवन द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, जिसे हम छत्रक शिला बोलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। कथन 2 दिया हुआ है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ केवल 1, ऑप्शन बी दिया हुआ केवल 2, ऑप्शन सी दिया न तो 1 न ही 2 और ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में जो है वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट हमारा है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नीला थोथा दिया हुआ है सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन बी दिया हुआ है सुहागा बोरेक्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है मोती कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी दिया हुआ है नौसादर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इन सब का केमिकल नेम दिया हुआ है इधर साइड में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नीला थोथा। क्यों, क्योंकि इसे सुपर फॉस्फेट नहीं बोलते बल्कि कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट नीला तोता का ये नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। और बाकी को देख ले तो सुहागा को बोरेक्स बोलते हैं, मोती को कैल्शियम कार्बोनेट और नौसादर को अमोनियम क्लोराइड। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये दोनों जो है परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। ठीक है, WBC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल्स श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इनका जीवन काल कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 60-70 दिन, ऑप्शन बी दिया हुआ है 40-60 दिन और ऑप्शन सी दिया हुआ है 100 से 120 दिन और डी दिया हुआ है 10 से 13 दिन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 से 13 दिन। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, ये जो है संक्रमण से जो है हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ठीक है, और इनका निर्माण कहाँ पे होता है, अगर हम देखें तो इनका निर्माण यकृत में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, उन किसी में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मृत्यु कहाँ पे होती है ये भी पूछता है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं या WBC हैं इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है। तो मृत्यु अगर पूछता है तो फिर वो रक्त में होती है। ठीक है, यानी ब्लड में ही इनका डेड हो जाती हैं ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डायनमो रूपांतरित करता है।
ठीक है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो की बात कर रहा है, तो डायनमो जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है सर्वग्राही रक्तदाता समूह है, ठीक है। ऑप्शन ए का है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी, और ऑप्शन डी है ओ। ये सभी क्या है? ये सभी ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सर्वग्राही रक्तदाता समूह की बात कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी, ठीक है। ए बी क्या है? ये सभी से ब्लड ले लेता है, और ओ क्या करता है? ओ जो है वो सभी को ब्लड दे देता है। इसे सर्वदाता समूह में रखा जाता है, ठीक है। सभी को ब्लड देने वाला वो ओ हो जाता है, और सभी से ब्लड लेने वाला वो ए बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहते हैं? अभी ऊपर जो था वो था, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी WBC था। अब आया है लाल रक्त कणिकाएँ यानी RBC, ठीक है। RBC का क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। रेड ब्लड कार्पल्स। पूछा इसका कब्रगाह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी प्लीहा को, ऑप्शन सी वृक्क को, और ऑप्शन डी फेफड़ा को। तो किसे कहते हैं कब्रगाह? यानी किसमें उसकी मृत्यु हो जाती है? किसमें होती है? प्लीहा में, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन दिया हुआ है लैंप की बत्ती तक तेल का पहुंचना, ठीक है। कथन 2 दिया हुआ है पौधों की जड़ों तक पानी का पहुंचना, और कथन 3 दिया हुआ है तौलिया द्वारा पानी को सोखना। कूट दिया हुआ है उपयुक्त में से कौन से केशिकत्व के उदाहरण है? केशिकत्व की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी 1 2 3, ठीक है। तो केशिकत्व के उदाहरण क्या हो जाएंगे? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। सभी सही हैं। केशिकत्व क्या होता है? एक चीज़ पे अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, वहाँ पे पानी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? जैसे एक रस्सी ही मान लीजिए या एक कपड़ा जो भी मान लीजिए, अगर एक तरफ तेल लगा तो वो धीरे धीरे क्या होता है? वो ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, ठीक है। एक टाइम बाद आप देखेंगे तो वो पूरी रस्सी या पूरा कपड़ा ही भीग जाएगा। किस कारण होता है? ये केशिकत्व के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है राज्य दिया हुआ है और लिंगानुपात दिया हुआ है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात दिया हुआ है। तो दिया हुआ है ए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश 898, ऑप्शन बी बिहार 918, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश 931, ऑप्शन डी मेघालय 989। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं हमसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? वो है 912, ठीक है। जो ये 898 दिया हुआ ये कब था? ये था 2001 का, ठीक है। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो है इस बार हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। वो पिछला भी पूछ ले रहा है, नया देख के पिछला पूछ ले रहा है। जैसे पूछ लेता है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है 2011 में 912 है, 2001 में कितना था, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगा तो आप फंस जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि 2001 में 898 था। और बिहार का जो है यहाँ पे हम आंसर क्लिक ही कर देते हैं, ये हमारा गलत है। तो बिहार का कितना है? बिहार का है 918 हो गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश का 931, मेघालय का 989, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सुमेलित है। अब की पूछ रहा है सुमेलित है 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दी गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है 20.23, बी दिया हुआ है ऑप्शन बिहार का 21.31, सी दिया हुआ है राजस्थान
25.42 या 44 और 2 कर सकते हैं। उत्तराखंड दिया हुआ है 20.21, ठीक है। दशमलव के बाद का 2 3 3 1 ऐसे करके पढ़ते हैं। नॉर्मली याद करने के लिए हम लोग कंबाइंड में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुमेलित हमसे पूछा था, तो सुमेलित क्या हो जाएगा, 10 की जनसंख्या वृद्धि वो उत्तर प्रदेश की सही दिया हुआ है, कितनी, 20.23, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा। अब बाकी का देख ले तो क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, बिहार का है 25.42, ठीक है। यहाँ मैं अगर मिलान की तरीके से कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये बिहार का ये वाला है, ठीक है। और राजस्थान का है 21.31, ठीक है। और उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड का यहाँ पे 18.81, ठीक है। ये 10 की जनसंख्या वृद्धि है इन सब की। तो हमारा आंसर यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब हमसे नहीं पूछ रहा है, वर्ष दिया हुआ है और कुल साक्षरता दिया हुआ है भारत की प्रतिशत में, ठीक है। ए दिया हुआ है 1951 में 18.33 था। बी दिया हुआ है 1951 में 52.321 था, ठीक है। सी दिया हुआ है 2001 में 64.84 था। और सी दिया हुआ है 2011 में 80.9 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 2011 में भारत की साक्षरता कितनी है, वो है 73% है। एग्जैक्ट पॉइंट में आया है, तो क्या हो जाएगा 73%, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 जगह 51 दे दिया हुआ है, तो इसमें से एक जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। देखिए भारत का जो है वो 73% था, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, अगर हम मेल की बात करें तो कितनी है, वो है 80.9%, ठीक है। और फीमेल की है 64.6%, ठीक है। और ऑल टोटल की बात कर ले, टी से टोटल हो गया मेरा, मैंने यहाँ पे टी लिखा है वो, मतलब टोटल कितनी है 73.0%। ये है भारत की साक्षरता 2011 की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बी दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सी दिया हुआ है न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य नागालैंड है। और डी दिया हुआ है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि नागालैंड नहीं बल्कि यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। बाकी 3 कौन से सही हैं, वो हैं सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। ऑप्शन ए 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है, ठीक है। बी दिया हुआ है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश में महोबा रहा है। सी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला मुरादाबाद रहा है। और डी दिया हुआ है देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या की आबादी महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक रही है, ठीक है। ये इसने बताया हुआ है। तो इसमें कौन सा सही है, हम जानते हैं कि इसमें ए वाला हमारा सही है। क्यों, क्योंकि 2011 की जब हम जनगणना देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि 2001 से 11 के मध्य जो है जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर रखिएगा, ठीक है। अब बाकियों का देख लेते हैं। तो बाकियों का क्या है,
दिया है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश में महोबा रहा है। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या महोबा में नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, महोबा यहाँ पे गलत दिया हुआ है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। सी दिया हुआ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला मुरादाबाद है, ये गलत है, मुरादाबाद नहीं बल्कि इलाहाबाद, यानी जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज हो जाएगा। और दिया हुआ है देश की कुल आबादी उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या की आबादी महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक है। यहाँ पे महाराष्ट्र के बाद नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या की आबादी सर्वाधिक है, महाराष्ट्र जो है वो नहीं है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, हमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो देख लेते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 दिया हुआ है साइकस और सूची 2 में दिया हुआ है, ऐसे सूची 1 पहले पढ़ लेते हैं। ए दिया हुआ है साइकस, बी दिया हुआ है पाइनस, सी दिया हुआ है टेनिन और डी दिया हुआ है रेजिन। ठीक है, सूची 2 दिया हुआ है साबूदाना, चिलगोजा, पेंट और चमड़ा। हमें मिलान करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं साइकस से साबूदाना बनता है। ठीक है, पाइनस चिलगोजा के लिए है। ठीक है, टेनिन से जो है वो चमड़ा बनता है और स्याही बनाई जाती है, चमड़ा और कॉमा लगा के स्याही लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए टेनिन का प्रयोग किया जाता है। और रेजिन, अब एक ही बचता है रेजिन। रेजिन से क्या बनता है? पॉलिश और पेंट, यहाँ पे पॉलिश लिख लीजिए। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा जो है यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। पहले का पहला हो गया, दूसरे का दूसरा हो गया, तीसरे का चौथा हो गया और डी का चौथे का तीसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है सेलुलोज कपास का मुख्य घटक होता है। ठीक है, और बी दिया हुआ है कथन 2, अफीम बिना पके हुए फल लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी न तो 1 न नहीं 2 और ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोनों ही सत्य हैं। तो क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2। ठीक है, दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। सेलुलोज जो है वो कपास का मुख्य घटक होता है और अफीम जो है वो कच्चे फलों से ही प्राप्त किया जाता है, कच्चे फलों के दूध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन दिया हुआ है ब्रायोफाइटा जल स्थलीय प्रकृति के होते हैं। और दूसरा दिया हुआ है इसमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी न तो 1 और न ही 2 और ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे दोनों कथन जो है वो सत्य हैं हमारे। ठीक है, ब्रायोफाइटा को देखें तो क्या होता है? ब्रायोफाइटा जो है वो स्वपोषी होता है। ठीक है, ये अपना भोजन मतलब स्वयं ही बनाते हैं। जैसे लीवर हर्ट हो गया, हार्न वाटर्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। ठीक है, और संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम जो है वो नहीं पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, जब अपना भोजन स्वयं ही बना रहे हैं तो उन्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है अम्ल और पदार्थ दिया हुआ। ठीक है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है टार्टेरिक अम्ल, उसके आगे दिया हुआ है पदार्थ इमली। बी दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, उसके आगे दिया हुआ है दूध। सी दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, आगे दिया हुआ है अंगूर। और डी दिया हुआ है मौलिक और पदार्थ दिया हुआ है सेब। तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि टार्टेरिक अम्ल में टार्टेरिक अम्ल इमली रिलेटेड है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो यहाँ पे बचता है हमारा एसिटिक अम्ल अंगूर, ये जो है हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो हमारा अंगूर है और जो संतरा है, नींबू है, इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है, अंगूर की बात करें अगर तो साइट्रिक
अम्ल, ठीक है, अम्लीय एसिड, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, संतरा, नींबू ये सब खट्टे फल होते हैं थोड़े थोड़े, तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बाकी देखें तो क्या हो जाएगा, बाकी जो है यहाँ पे 3 सही है, हमसे 1 सुमेलित पूछा था कि कौन सा नहीं है, ठीक है। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है सिरका और अचार में पाया जाता है, ठीक है। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया हुआ है, लार में मुख्यतः टाइलिन एवं माल्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। और कथन 2 दिया हुआ है, लार में मिलने वाला लाइसोजाइम ही भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य है? ये जो है 2 वाला गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है वो जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि नहीं करता है, बल्कि उसमें भोजन में जो जीवाणु उपस्थित रहते हैं उन्हें कम करता है या उन्हें मार देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, भोजन जो है वो थोड़ा सा मुंह में ही पच जाता है। तो जब हम पाचन क्रिया की बात करते हैं, पाचन क्रिया पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि पाचन का जो शुरुआत होती है वो मुख से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वृद्धि नहीं करता बल्कि उनकी कमी करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, यकृत यानी लीवर से संबंधित निम्न तथ्यों में कौन असत्य है? ऑप्शन ए यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन बी लीवर प्रोटीन की अधिक मात्रा को विटामिन में बदल देता है, ऑप्शन सी मानव के भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में ही होता है, और ऑप्शन डी जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मौत का पता यकृत की जांच से ही चलता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लीवर प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, न कि विटामिन में बदलता है। तो यहाँ पे हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा, विटामिन नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट सही होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रेट, ठीक है। लीवर जो है प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। अब हम लीवर की बात कर लें तो लीवर क्या करता है, बाकी 3 यहाँ पे जो है वो सही हैं, ठीक है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में ही होता है, और जहर देकर मारे गए व्यक्ति का पता भी जो है यकृत द्वारा ही लगाया जाता है। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित नहीं है, विटामिन दिया हुआ है और उसके रासायनिक नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है B1 का नाम दिया हुआ है थायमिन, B6 दिया हुआ है, B6 का नाम दिया हुआ है पायरिडॉक्सिन, सी दिया हुआ है B12 साइनोकोबाल्मिन, और डी दिया हुआ है B2 नियासिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा B2 जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि B2 का नाम क्या होता है, B2 का नाम होता है राइबोफ्लोबिन, ठीक है। नियासिन जो है वो B3 का नाम है, ठीक है, न कि B2 का। B2 का नाम क्या हो गया, राइबोफ्लोबिन। B1 का हो गया थायमिन, B6 का हो गया पायरिडॉक्सिन, B12 का हो गया साइनोकोबाल्मिन, B2 का हो गया साइनोफ्लोबिन, और B3 हो गया नियासिन, ठीक है। चलिए अगर आपको लग रहा हो मैं जल्दी जा रही हूँ तो आप वीडियो रोक कर भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 38, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है, ठीक है। जीवाणु और बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं जिनके द्वारा रोग होते हैं, तो जीवाणुओं द्वारा कौन सा नहीं होता है ये पूछा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हैजा, ऑप्शन बी दिया हुआ है डेंगू, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्लेग, ऑप्शन डी दिया हुआ है तपेदिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेंगू, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेंगू जो है वो
वायरस से होता है, ठीक है, वी लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये वायरस से होता है। इसके कारण क्या होता है, डेंगू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है। आपके पूछ रहा है कौन सा विषाणु द्वारा नहीं होता है, यानी वायरस द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी ट्रेकोमा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही, यहाँ पे हो जाएगा डिप्थीरिया, ठीक है। ये जो है विषाणु द्वारा नहीं होता बल्कि ये जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। इससे डिप्थीरिया में क्या होता है, यहाँ इसमें ये जो है हमारे श्वास नली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुमेलित नहीं है। भौतिक राशियाँ दी हुई हैं और उनका मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। तो ए दिया हुआ है विद्युत धारा का मात्रक दिया हुआ है एम्पियर, ध्वनि तीव्रता का मात्रक दिया हुआ है डेसिबल, आवृत्ति का मात्रक दिया हुआ है हर्ट्ज और विद्युत चालकता का मात्रक दिया हुआ है कूलाम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे कूलाम नहीं होगा बल्कि म्हो होगा, ठीक है, म्हो, ठीक है, ये ओम का उल्टा होता है। तो विद्युत चालकता का मात्रक ये है। बाकी का देख ले तो क्या है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल होता है और आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, अब हम आ गए थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। रंपा विद्रोह, ऑप्शन ए दिया हुआ है रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। बी दिया हुआ है खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। सी दिया है कुकी विद्रोह पंजाब में हुआ था। डी दिया हुआ है फ़कीर विद्रोह बंगाल में हुआ था जिसका नेता मजमून शाह और चिराग अली थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये जो है गलत कथन दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि कुकी विद्रोह जो है वो पंजाब में नहीं हुआ था, पंजाब की बजाय ये मणिपुर में हुआ था। जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं उसमें से एक है मणिपुर, ठीक है, पूर्वोत्तर में है। तो कुकी विद्रोह जो है वो मणिपुर से हुआ था। पंजाब में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था कूका विद्रोह, नाम देके कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है। जो पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पे कूका विद्रोह था, ठीक है। जो कूका आंदोलन था वो 1840 में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, पंजाब में, यहाँ पे पंजाब में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कुकी विद्रोह की जब बात होगी तो वो जो है मणिपुर में हुआ था। बाकी जो है वो 3 सही हैं, ठीक है। जो दिया हुआ है रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। देखिए बाकी 3 ऑप्शन पे भी ध्यान देते चलना है क्योंकि वो सही बता रहा है तो हमें एक तरीके से उसके बारे में जानकारी ही मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था, तीरथ सिंह ने विद्रोह किया था या नेतृत्व किया था जो भी है। फ़कीर विद्रोह बंगाल में हुआ था जिसका नेता मजमून शाह और चिराग अली थे। बाकी जो था वो कुकी विद्रोह वो मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है वेद समाज की स्थापना किसने की, ठीक है। ए दिया हुआ है केसरी धरालू नायडू, बी दिया हुआ है राजगोपाल चार्लू, सी दिया हुआ है विश्वनाथ मुदलियार और डी दिया हुआ है नीति सुब्रमण्यम। तो वेद समाज की स्थापना किसने की है, वो की है केसरी धरालू नायडू ने, ठीक है। कब की है, 1864 में, 64 में। बाकी जो वी चार्लू है और विश्वनाथ मुदलियार ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वेद समाज के सदस्य थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुभाष चंद्र बोस ने किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। एक्चुअल में उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कहा था कि विवेकानंद में बुद्ध का हृदय
और शंकराचार्य की बुद्धि है, ठीक है। और चूँकि बुद्ध जो है वो आधुनिक भारत के निर्माता थे, इसलिए स्वामी विवेकानंद भी आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ठीक है। अब बाकियों का देख ले तो क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है स्वामी विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा है, ठीक है। सृजन की प्रतिभा विवेकानंद को कहा गया है, किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद ने जो है न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे बड़ी बात हम क्या जानते हैं, उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जो है हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध मजदूर संगठन अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी वीपी बाडिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो किसने की थी, वो की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है, 1918 में। और अहमदाबाद में किसकी स्थापना की थी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की, ठीक है। इसी संस्था के माध्यम से गांधी जी ने अपने सुप्रसिद्ध ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ट्रस्टीशिप सिद्धांत किससे रिलेटेड है, वो जो है गांधी जी से रिलेटेड है, ठीक है। इस आंदोलन में ही पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, निम्नलिखित शैक्षणिक आयोग को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है। ये आयोग वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पूछता रहता है, ठीक है। पहला दिया हुआ है हंटर आयोग, दूसरा दिया हुआ है चार्ल्स वुड डिस्पैच, और तीसरा दिया हुआ है वर्धा आयोग, और चौथा दिया हुआ है रेले कमीशन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, चार्ल्स वुड कब आया था, चार्ल्स वुड आया था 1854 में, ठीक है। फिर हंटर शिक्षा आयोग किस में आया था, हंटर शिक्षा आयोग आया था 1882 में, ठीक है। रेले कमीशन की बात करें तो ये 1902 में आया था, और वर्धा जो हमारा तीसरा है वो 1937 में आया था, ठीक है। तो सीरियल वाइज लगाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी वाला, ठीक है। 2 1 4 3, सबसे पहले चार्ल्स वुड 2 हो जाएगा, ठीक है, 1854 में। फिर 1882 में हंटर आयोग 1 हो जाएगा, फिर रेले कमीशन 1902 में, फिर वर्धा आयोग 1937 में, ठीक है। तो बी वाला हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस को प्रतिबंधित करने वाले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रभावित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी संध्या, ऑप्शन सी युगांतर, ऑप्शन डी सोम प्रकाश, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सोम प्रकाश। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या था, 1878 में, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया, ठीक है। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि अब जो हमारे हिंदू लोग थे या जो समाचार पत्र वगैरह छापते थे, अब उनके लिए ये हो गया था कि वो जो है कोई भी आपत्तिजनक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कोई भी बात नहीं छापेंगे, ठीक है। उन्हें जो है अखबार में छापने से पहले मजिस्ट्रेट से जो है उसे रीचेक कराना पड़ेगा, और जब मजिस्ट्रेट निर्णय देगा कि हाँ आप छाप सकते हैं तभी वो चीज़ छापेंगे, नहीं तो फिर नहीं छापेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे जो है सबसे पहले प्रभावित कौन सा हुआ पत्र जो है वो सोम प्रकाश जो है ये सबसे पहले प्रभावित हुआ। क्यों, क्योंकि ये सोम प्रकाश जो है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा जो है वो चलाया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले सोम प्रकाश को प्रतिबंधित किया गया। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है वो मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया, ठीक है। इसे जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो है इसे जो है आकाश से होने वाली वज्रपात की संज्ञा दी इसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तिब्बत में सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी अमीर हबीबुल्ला, और ऑप्शन डी यंग हस्बैंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यंग हस्बैंड, ठीक है। ये 1904 में भेजा गया था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई विलय नीति हड़प नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, के तहत सबसे पहला राज्य जिसका अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी झांसी और ऑप्शन डी जैतपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सतारा। ठीक है, जिसे जो है 1848 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। अब अगर हम सीरियल से देखें तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। सबसे पहले है सतारा, फिर है जैतपुर, फिर है बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर और फिर करौली। ठीक है, इस तरीके से उनका अधिग्रहण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? ए दिया हुआ है मोहम्मद बरकतुल्लाह, बी दिया हुआ है लाला हरदयाल, सी दिया हुआ है राजा महेंद्र प्रताप, और डी दिया हुआ है सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना जो है वो सोहन सिंह भाकना ने की थी। कब की थी? 1913 में। ठीक है, और हम जानते हैं कि लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। और महेंद्र प्रताप ने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी अफ़गानिस्तान में 1915 ईस्वी में। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। मैंने यहाँ लिखा नहीं है इसलिए मैं इसे वापस से रिपीट किया है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन स्वराज्य पार्टी के संस्थापक एवं अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, जो कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और साथ ही संस्थापक में भी सम्मिलित थे इसकी स्थापना करने में। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। चलिए, मोतीलाल नेहरू इसके जो है महामंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा नेता लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए हकीम अजमल खान, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी शौकत अली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगर नाम से आंदोलन चलाया था। सबने अयोध्या जो आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। अब चूँकि जो है जो खुदाई खिदमतगार था इसके जो सदस्य थे वो जो है लाल कुर्ती पहनते थे। ठीक है, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। तो जब लाल कुर्ती आंदोलन का जिक्र होगा तो अब्दुल गफ्फार खान की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है पीरपुर रिपोर्ट किस पार्टी ने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी यूनियनिस्ट पार्टी और ऑप्शन डी भारतीय मजदूर कांग्रेस। ठीक है, तो किसने की थी? पीरपुर रिपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है प्रस्तुत की थी। ठीक है, मुस्लिम लीग पार्टी ने। जब 1937 में चुनाव हुआ था तो मुस्लिम लीग को जो है उनके जैसी उन्होंने आशा की थी उस हिसाब का उनको परिणाम नहीं मिला था। ठीक है, तो उन्होंने इसकी जांच के लिए जो है एक समिति गठित की थी। उस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था उसे बनाया गया था राजा मोहम्मद मेहंदी को। ठीक है, तो उन्होंने ही अपनी रिपोर्ट जो है 1938 में प्रस्तुत की थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीरपुर रिपोर्ट। तो ये किससे संबंधित है? ये जो है मुस्लिम लीग से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है प्रसिद्ध मध्यकालीन साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी एटा, ऑप्शन डी मुरादाबाद। ठीक है, तो वो किससे संबंधित थे? वो जो है अमेठी से थे। ठीक है, अमेठी में एक जगह है जायस जहाँ के वो रहने वाले थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। जायस से उन्होंने जायसी लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले दिल्ली से सीमा नहीं बनाते हैं। ऑप्शन ए बागपत, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो हम जानते हैं कि जो बागपत ज़िला है वो जो है दिल्ली से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, जबकि गौतम बुद्ध और गाजियाबाद दोनों ही दिल्ली से जुड़े हुए हैं, यानी दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण रूप से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड, ठीक है, जो 1826 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। उसके संपादक पंडित जुगल किशोर मिश्र उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी थे, ठीक है। तो ये तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो हम पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें हमें कई चीज़ें पता चल रही हैं, जैसे हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, पूर्ण रूप से हिंदी का समाचार पत्र उदंड मार्तंड। कब प्रकाशित हुआ था, 1826 में, और कहाँ प्रकाशित हुआ था, कोलकाता में। तो इतने तो हो गए, और उसका संपादक कौन था, जुगल किशोर मिश्र, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से ही पता चल गई। अब चलिए इसका देख लेते हैं कि जुगल किशोर मिश्र किस जिले के निवासी थे। कानपुर के, बी लखनऊ के, सी वाराणसी के और डी गोरखपुर के। तो वो कहाँ के निवासी थे, वो जो है कानपुर के निवासी थे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही एक और है गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका नाम आपने सुना होगा। उन्होंने प्रताप नामक अखबार निकाला था। उनकी जो कर्म भूमि थी वो थी कानपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है प्रदेश के बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही परियोजनाओं का नाम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रदेश लिखा है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा है, क्योंकि यूपी का ही पेपर हो रहा है। तो बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही परियोजना का नाम, ऑप्शन ए कपिलवस्तु परियोजना, ऑप्शन बी मैत्रेय परियोजना, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध परियोजना, ऑप्शन डी तथागत परियोजना। बुद्ध का एक नाम तथागत भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैत्रेय परियोजना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक तरीके से ये बौद्ध सर्किट है, ठीक है। बुद्ध से जुड़े जो भी स्थल हैं उन्हें एक उसमें जोड़ा जाएगा, जिसके लिए मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी आगरा। आयुर्वेद महोत्सव की बात कर रहा है, तो कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है झांसी में, ठीक है। झांसी में होने के कारण इसका नाम जो है एक झांसी महोत्सव भी कहा जाता है। इस आयुर्वेद महोत्सव को झांसी महोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है फरवरी के महीने में मनाया जाता है और 5 दिन का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी आबादी वाला ज़िला है, ठीक है, जहाँ पे कम शहरी आबादी है। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी गोंडा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए श्रावस्ती, ठीक है। ये हमारा राइट होगा यहाँ पे। तो हमने देखा कि सबसे कम शहरी आबादी वाला ज़िला है, ये श्रावस्ती हो गया। और अगर सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाला ज़िला है तो भी श्रावस्ती होगा, ठीक है। और सबसे अधिक अगर पूछता है सर्वाधिक शहरी आबादी वाला ज़िला होगा तो क्या हो जाएगा, गाज़ियाबाद हो जाएगा। और नगरीकरण में भी प्रतिशत वाला ज़िला सर्वाधिक जो है वो गाज़ियाबाद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना करता है, ठीक है। किस वर्ष पारित किया गया था, इसे हमसे अधिनियम पूछ रहा है कि किस वर्ष पारित किया गया था। ए 1961, बी 1949, सी 1973 और डी 1992। तो किस वर्ष पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1961 में, ठीक है। आप जानते होंगे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की जो है ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, इसकी सिफारिश किसने की थी, इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने, ठीक है, बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। और त्रिस्तरीय में क्या क्या होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली, ठीक है, ये 3 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1961 में यह अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है।
ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में, यूपी में, ठीक है, यूपी के हरदोई ज़िले में। जो नायब तहसीलदार होते हैं उनका जो ट्रेनिंग होती है या उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो इसी संस्थान में दिया जाता है, ठीक है, राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए दिया हुआ है आपातकालीन प्रावधान, 2 दिया हुआ है न्यायपालिका, सी दिया हुआ है संघीय योजना और डी दिया हुआ है यानी चौथा नंबर दिया हुआ है न्यायिक समीक्षा। उपयुक्त में से कौन से प्रावधान भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो संविधान है उसका जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 और 2 और ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, 2 और 3, सी दिया हुआ है 1, 2, 3 और डी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 यानी चारों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्यों? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था कि न्यायिक समीक्षा दिया हुआ है। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो 1935 से नहीं लिया गया है बल्कि किससे लिया गया है? न्यायिक समीक्षा यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया। बाकी 3 जो है फिर किससे ली गई हैं? वो ली गई हैं 1935 के अधिनियम से, ठीक है। चलिए इसलिए हमारा वहाँ पे आंसर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। मूल अधिकारों के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा पाने का अधिकार, ऑप्शन बी काम पाने का अधिकार, ऑप्शन सी संगम बनाने का अधिकार, ऑप्शन डी व्यापार करने का अधिकार। तो हम जानते हैं कि मूल अधिकार में काम पाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 43, ठीक है, काम पाने का अधिकार उसके अंतर्गत आता है, न कि मूल अधिकार के अंतर्गत। बाकी जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक अनुच्छेद 20, सी दिया हुआ है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 और डी दिया हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अस्पृश्यता का अंत किस में होता है? अनुच्छेद 17 में ही दिया गया है, ठीक है। तो जो कुछ दशाओं से गिरफ्तारी से रोक की बात कर रहा है ये किससे संबंधित है? ये जो है अनुच्छेद 22 से संबंधित है, न कि 20 से। ये वाला जो है 22 से रिलेटेड है, ठीक है, अनुच्छेद 22 से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो क्या है? अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी जो है क्या दिया है? धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 से रिलेटेड है और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र अधिकारिता से बाहर निर्णय दिए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है कि कोई कोर्ट है, अधीनस्थ कोर्ट, उसने जो है अपने क्षेत्र से बाहर के जो क्षेत्र है, हर कोर्ट को उसका एक निश्चित एरिया मिलता है, ठीक है, कि वो उसके ही मामलों को सुलझा सकता है, ठीक है। अगर अपने कोर्ट से बाहर के क्षेत्र का निर्णय दे रहा है तो उसके बारे में बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय कौन सा रिट जारी कर सकती है। तो दिया है ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी उत्प्रेषण और ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा सी। ठीक है, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण रिट जारी करती है उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उच्च नहीं, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व दिया हुआ है और अनुच्छेद दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। दिया हुआ है, ए दिया हुआ है सहकारी समितियों का गठन, अनुच्छेद 47। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। और बी दिया हुआ है एक समान नागरिक संहिता 44। सी दिया हुआ है ग्राम पंचायत का गठन 40। और डी दिया हुआ है गोवध निषेध। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, ये जो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। सहकारी समितियों का गठन जो है अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है, न कि 47 में। 43 के ख में दिया हुआ है। ठीक है, 47 में नहीं दिया हुआ है। तो बाकी क्या है, बाकी सही है। एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायत का गठन 40 में है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछता है। और गोवध निषेध जो है वो 48 में है। ठीक है, जो ये 43 ख है ये जो है 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान में हमारे ऐड किया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो है आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता देगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।